जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अभिवादन आप सभी को दोस्तों। दोस्तों आपसे जो बात करनी थी वो थी अमेरिका को लेकर। अमेरिका और ईरान का जो झगड़ा चल रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था और आप कहेंगे कि शायद मैं बात को काट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सारी बातें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किस तरह से कि अमेरिका के लिए जो मैं आपसे कह रहा था कि 48 घंटे में हमला होने वाला है, वो आज भी संभावना है। क्योंकि थर्सडे आज है मंगलवार, आप ये देखें कि थर्सडे को इनकी मुलाकात शुरू हो रही है जेनेवा में, ओमान की मध्यस्थता में, ईरान के साथ में, अमेरिका की। और उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं वो बहुत कड़ी हैं। वो कड़ी शर्तें क्या हैं? इज़राइल की तरफ से डिमांड ये की गई है अमेरिका से कि इज़राइल जो है वो अपना तमाम मिसाइल प्रोग्राम जो है वो खत्म करे, पूरे का पूरा मिसाइल प्रोग्राम, और पूरे का पूरा अपना जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो खत्म करे। इस बात को लेकर अभी तक ईरान ने कोई हामी नहीं भरी है। उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ज़रूर हामी भरी है। उसने कहा कि नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो सिविल सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की जो ज़रूरत है, उसको भी गौर में लाया जाना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कारण क्या है? कारण बड़ा सीधा है दोस्तों, कि भाई अगर आज ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए, तो कल इज़राइल उस पे हमला कर देगा और उसके बाद में फिर बात खत्म, कोई बचना ही नहीं है। क्योंकि एक अकेली चीज़ जो इज़राइल को रोकती है, या कि जो पिछली बार पिछले साल मई के महीने में जब वो 12 दिन की लड़ाई हुई ईरान और इज़राइल की, तो उसमें आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था इज़राइल को, वो इनके मिसाइल प्रोग्राम की वजह से हो रहा था, इनकी मिसाइलों की वजह से हो रहा था। और तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम अमेरिका के गल्फ में मौजूद मित्र देशों की मदद के बावजूद, इज़राइल पर उन हमलों को रोका नहीं जा सका था। और ये हालत तब थी जबकि ईरान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया भी नहीं था। यानी कि अगर उस हमले में ईरान चाहता, तो दरअसल वो अमेरिका का काफ़ी कुछ बिगाड़ सकता था, इन द सेंस कि गल्फ में मौजूद उसके जो बेसेस हैं, उन बेसेस पर अगर कहीं वो मिसाइलें मारनी शुरू कर देता, तो ज़ाहिर है कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान होता। देखिए, उसके बाद में फिर ये कहा जाना, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी कलाकार हैं ना, जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बनते हैं, कि बस इसके बाद में तो फिर ईरान को न्यूक कर दिया जाता। तो भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज हम जिस हालत में खड़े हैं, यहाँ पर कोई न्यूक्लियर बम चलाने की बात सोच भी नहीं सकता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ ये किस किस्म के लोग हैं जो इस किस्म की बातें भी सोच लेते हैं, कर लेते हैं। मतलब सड़क के गुंडों जैसी इनकी सोच होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनको लगता है कि जैसे पड़ोस में किसी किसी पहलवान ने किसी कमज़ोर को मार दिया, ये उस तरह की हालत है। ऐसा नहीं हुआ करता। दुनिया के तमाम देश अपनी जियोपॉलिटिकल, अपनी जियो इकोनॉमिकल हालत को देखते हैं और उसके मुताबिक फैसले करते हैं कि दरअसल उनको क्या करना है आने वाले दिनों में। ऐसे नहीं होता है कि आप यूं ही उठे, मुंह उठा के चले और चलो जी, इसको ये मार दो, उसको वो मार दो, इसको ये मार दो, उसको वो मार दो। ऐसा नहीं होता। बहुत से हथियार सिर्फ उनकी अपनी डिप्लोमेटिक नीड्स भी होती हैं। आपको उसके लिए जो डिप्लोमेटिक कवर्स चाहिए वो चाहिए होते हैं। ऐसे नहीं होता है। हालांकि इसकी अपनी छूटें होती हैं, बहुत से लोग उसमें लिबर्टी ले जाते हैं, मगर उन सबकी लिमिट है। न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं, उनकी अपनी एक लिमिट है। उनको यूं नहीं इस्तेमाल किया जाता जैसे कि लोग यूं ही बड़बड़ाने लग जाते हैं। बड़बड़ाने से न्यूक्लियर बम नहीं चलते। एनीवे, उसको एक तरफ रखिए न्यूक्लियर बम को। मगर हुआ क्या है, ये जो डिमांड्स की जा रही हैं, ईरान को पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, मानते नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं। और उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर बात कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पर, न्यूक्लियर बम पर, लेकिन इसके आगे की बातचीत जो है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि मिसाइल पर वो कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। और ईमानदारी से मैं बताऊं आपको दोस्तों, अगर मैं अपने आप को ईरान की जगह रखूं तो शायद मैं भी यही रोक लूं कि मैं आखिर अपने डिफेंस की एक अकेली चीज जो मेरे पास है, मैं भला उसको कैसे गिव अप कर सकता हूँ? दुनिया का कोई भी देश कैसे गिव अप कर सकता है? ये उस देश के लिए एक किस्म का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाएगा, किसी भी देश के लिए, कि वो अपने डिफेंस की तमाम चीजें अगर हैंड ओवर कर देगा, छोड़ देगा, तो मुझे बताइए कि फिर वो देश भला जिंदा कैसे रहेगा? उसको तो कोई भी चलता फिरता आएगा दाएं बाएं से और ठोक के चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आज अफगानिस्तान की हालत देख लीजिए। अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है? कोई वहां लड़ने नहीं जा रहा है। अगर लड़ाई करनी है अफगानिस्तान को, तो उसको पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके आर्म फोर्सेस से लड़ना पड़ता है। मगर पाकिस्तान क्या करता है? एयरफोर्स भेज देता है। एयरफोर्स उनके पास है ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। तो फिर तो कोई भी आगे ठोकता रहेगा ना। अगर मान लीजिए कि आप कन्वेंशनल लड़ाई पर नहीं जा रहे हैं, खाली एयर वॉरफेयर पे जा रहे हैं, सामने वाले के पास एयर डिफेंस है ही नहीं, तो मुझे बताइए फिर बचा क्या?
यानी कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी दिन 10 मई को अगर आप ये सोचिए कि जिस समय भारत ने ब्रह्मोस छोड़ी थी, अगर उसी समय पर, और मैं ईमानदारी से बताऊँ, मुझे तो नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों किया गया होगा, क्या नहीं, वो तो हमारे जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो जाने। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का खेल था। 10-12 और छोड़ दी होती ब्रह्मोस, इनके एयर बेसेस ऐसे फ्लैट होते कि आने वाले कुछ टाइम के लिए हमको रिलीफ तो मिल जाता। ऑनेस्टली कई बार मुझे लगता है ये, और उस समय पर तो आपका कोई भी छोटा-मोटा जहाज जाके अंदर ठोक के चलाता, क्यों? इनका अपना एयर डिफेंस बर्बाद हो चुका था और इनके जहाज हवा में उड़ नहीं रहे थे। तो मित्रों, ये तमाम किस्से हैं जो मेरे दिमाग में अक्सर आते रहते हैं जब मैं ईरान के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार भला कैसे वो देश अपनी मिसाइलों को गिव अप कर सकता है? ये बात मैं इसके फेवर में या उसके अगेंस्ट इस तरह सोच कर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली ये सोच के करता हूँ कि यार वो शायद किसी बात को सोचने का सही तरीका यही हो सकता है कि आप अपने आप को उस जगह पर इमेजिन कीजिए, अपने आप को ईरान की जगह पर रखिए और सोचिए कि यार मौजूदा हालात में मैं क्या करता? क्योंकि एक बात तो आप भी जानते हैं कि ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाने का, ट्रंप के आगे हाथ जोड़ने का, ट्रंप के आगे समझाने की बात करने का, वो तो पागलपना है। वो आपको पता है कि वो नहीं मानेगा। मगर दूसरी तरफ समस्याएं कुछ और भी खड़ी हो रही हैं। हुआ क्या है? पहले इनका वो जो आया था यूएसएस अब्राहम लिंकन जहाज, जो इनका मिडिल ईस्ट में खड़ा हुआ है इसमें। दूसरा जहाज, चूंकि आप जानते हैं रेड सी में इनको 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारने पड़े थे और उसके बावजूद ये पूरी तरह से रेड सी में इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। हाउथीज की अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान जो कि इराक से 3 गुना बड़ा है इन साइज, 3 गुना। तो अब जो फॉर्मर अमेरिकन जनरल्स हैं वो बाहर आने लगे हैं। अब वो अचानक आवाज उठाने लगे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान पर कोई भी हमला अगर आप करते हैं तो ये सोच समझ कर करिएगा कि आप कहीं इस हमले को लंबा ना ले जाए। अगर ये लंबा गया, हफ्तों में भी चला गया, तो अमेरिका मुश्किल में आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? पहली बात, जो इनका पहले से वहां एक एयरक्राफ्ट का रखा हुआ है गल्फ में, क्या नाम है? हाँ, अब्राहम लिंकन, है ना, यूएसएस अब्राहम लिंकन, है ना। आप ये जरा बताएं मुझे, उसके अलावा इन्होंने उसकी मदद के लिए एक दूसरा एयरक्राफ्ट के लिए भेजा। कौन सा? यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। अब जरा सोचिए, वो कहाँ आया? वो आया यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को रोकने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को कहीं बंद ना कर दिया जाए ईरान की तरफ से। आप जरा सोचिए कि वो वापस लौट चुका है और इस समय ग्रीस के रास्ते पर है। पूछिए क्यों? क्योंकि जनाब उसके टॉयलेट का तमाम सिस्टम खराब हो चुका है और ऐसा खराब हुआ है कि अंदर मौजूद 4000 जो लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो मतलब आपको मालूम है ना कि जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो पूरा अपने आप में एक शहर होता है। तो वहां पे मौजूद जो इस समय उनके लगभग 4000 सेलर्स हैं, उनको टॉयलेट जाने के लिए जगह नहीं है। तो भाई मतलब समुद्र में नहा के सुना था जीने तमान का गाना अमिताभ बच्चन के साथ में, यहाँ तो समुद्र में न जाने क्या करके हो रहा है। तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई, क्योंकि टॉयलेट्स फ्रोजन है, खत्म है। मेजोरिटी ऑफ देम आर चोक्ड। अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा है? क्यों चोक हो रहे हैं? क्योंकि 2023 से लेकर अब तक, यानी 2025 खत्म होने तक, उनकी 10 बार एसिड क्लीनिंग की जा चुकी है, तमाम टॉयलेट्स की एसिड फ्लशिंग की जा चुकी है। नतीजा क्या हुआ है कि जो बहुत सारी प्लम्बिंग की समस्याएं हैं, कैन यू बिलीव इट, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर जानते हैं कहां पर आके अटक गई है? प्लम्बिंग की दिक्कतों से। नल वाला प्लम्बिंग, उनकी प्लम्बिंग की दिक्कतों की वजह से आज की तारीख में दुनिया का सबसे लेटेस्ट, दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर वापस भाग रहा है। किससे? ईरान से। क्यों? टॉयलेट काम नहीं कर रहे हैं लोग। इस समय वो ग्रीस जा रहा है, ग्रीस में जाकर उसको ठीक किया जाएगा। वहां जो उनके बेसिस है, अमेरिकन बेसिस, वो वहां पे ठीक किया जाएगा। वो तब तक कितना वक्त लग जाएगा उसको ठीक होने में, कोई नहीं जानता है। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है दोस्तों कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब क्या अमेरिका ऐसे में ईरान पर हमला कर पाएगा। ये बड़ा खतरा है, ये बड़ा खतरा भी है और बड़ा सवाल भी है। कारण क्या है? क्योंकि अगर वो अब हमला करते हैं तो जो सपोर्टिंग इनको एयरक्राफ्ट कैरियर है कोई वो लाना पड़ेगा। पहले तो अकेले ये करने से रहा जो अब्राहम लिंकन है, एक बात। दूसरी बात डिस्टेंस का सवाल है। देखिए, जो इस समय जो इनका डिस्टेंस है वो रफली करीब 900 प्लस माइल्स है जिनके एयरक्राफ्ट कैरियर का है ना। इनको किसी भी जो इनके क्या है
F-35, हाँ, F-35 जो इनके बॉम्बर्स हैं, आप ये देखिएगा उनकी कोई 300 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग के चलने की औकात है। 300 माइल्स, सॉरी, 300 माइल्स के करीब जा सकते हैं वो बिना किसी रिफ्यूलिंग के। अब अगर मान लो उनको रिफ्यूलिंग की सुविधा देनी है, रिफ्यूलिंग की अगर सुविधा देनी है, तो आपको तमाम ऐसे देशों के ऊपर जाकर जाना पड़ेगा जो एनिमी टेरिटरीज हैं अमेरिका के लिए। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये भी याद हो कि मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज ने ये मना कर दिया है कि अगर आप ईरान पर हमला करना चाहते हो तो आप हमारे स्पेस को, हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ऑनेस्टली में बताऊं, मुझे लगता नहीं कि कोई माई का लाल रोक पाएगा। अगर अमेरिका ने कहा भाड़ में जाओ, हम तो करेंगे इस्तेमाल, कर लो क्या करते हो। तो कोई सा बंदा, कोई सा मुल्क मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है जो अमेरिका को आंख दिखा पाए, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये किस्सा है जो इस समय चल निकला है। तो फोर्ड तो गया वापस, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड वापस हो चुका है ग्रीस की तरफ को, ठीक। वो उसकी जो टॉयलेट की कमियां है उसका क्या कहना। बचा ये अब्राहम लिंकन, ये यहाँ खड़ा हुआ है। सपोर्ट के लिए अभी कोई जहाज है नहीं। थर्सडे को, आज मंगलवार है, परसों शुरू हो रही है जिनेवा में बातचीत ईरान और अमेरिका की। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे में इस बीच में कोई हमला किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है यह हमला तभी होगा ये देखते हुए कि बातचीत का क्या रास्ता निकलता है वहां पे जिनेवा में। ईरान ने अपेरेंटली कुछ प्रपोजल तैयार किया हुआ है और उनका ये कहना है कि हम कोई ऐसा प्रपोजल बना रहे हैं कि जिसमें दोनों ही अपनी अपनी इज्जत के साथ में बच के निकल पाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, और दूसरी बात यह है कि ट्रंप की भी जान निकली पड़ी है। ट्रंप की भी जान निकली पड़ी है। ट्रंप को भी इसमें डर लग रहा है कि भाई फंस गया तो फंस गया। और बात फंसने की ये नहीं है, बात फंसने की ये नहीं है कि ईरान का क्या बनेगा या नहीं बनेगा। सवाल ये है कि अमेरिका का क्या बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर इस समय पर कोई जहाज नजदीक आता है और वो ठोका जाता है। देखिए ठोका जाएगा क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट बहुत तेजी से आएगा। इस समय पर अमेरिका और चाइना की जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजीज हैं डिफेंस की, वो S-400 तो नहीं, S-300 वहां पे अप्लाइड हो चुकी हैं, वो वहां ऑलरेडी लग चुकी हैं। इसके अलावा चाइना के कुछ और ऐसे रडार्स लगे हैं जो बताया जा रहा है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि वो ट्रैक कर सकते हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि इनकी मिसाइल सिस्टम अगर इंटीग्रेटेड है S-300 के साथ में, दैट मीन्स कि वो इन टाइम मिसाइल फायर कर सकते हैं। अगर मिसाइल फायर कर सकते हैं, दैट मीन्स इवन F-35 को खतरा हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। अच्छा, मान लीजिए ऐसा ना भी हो, मान लीजिए ऐसा ना भी हो, तो भी ईरान के पास में इस बात की पूरी इंटेलिजेंस दी जा रही है चाइना की तरफ से कि इनके जो तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या वॉरशिप्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है। अगर उनकी लोकेशन विद जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उनको मिल रही है, तो आप ये यकीन मानिए कि उनकी मिसाइलों का टारगेट वहां पर आ जाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे आप बच के निकल पाए ईरान की मिसाइलों से। पूरा इलाका जो है वो ईरान की मिसाइलों की रेंज में आता है। तो ये इतना बड़ा किस्सा बन चुका है मित्रों कि समझ ये नहीं आ रहा है कि इनका बनेगा क्या। तो जाहिर है अमेरिका की भी ऐसी हो रही है, उनकी भी जान फंसी पड़ी है। और इसका खतरा क्या है? असली खतरा ये नहीं है कि भाई ईरान का रिजीम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये लड़ाई लंबी हो जाती है तो मित्र फंस गया अमेरिका इस लड़ाई में, निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या होगा? क्योंकि जो इनकी थार्ड मिसाइल्स हैं या पैट्रियट मिसाइल्स हैं, इनकी बहुत ज्यादा रेंज नहीं, मतलब सॉरी, इनकी बहुत ज्यादा इनके पास अमाउंट नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। यानी 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसमें थर्ड का इन्होंने लगभग 25% कंज्यूम कर दिया था। 12 दिन के अंदर सारा 25% कंज्यूम कर दिया था। अब तक का जितना उन्होंने बनाया है वो सब का 25%, तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये थर्ड का टोटल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी का 25% उन्होंने 12 दिन में खर्च कर दिया था। और जबकि ये लड़ाई किसके लिए हो रही थी? इजराइल के लिए, इजराइल की तरफ से फायर हो रहा था। तब अमेरिका का इतना चला गया। अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो आप जरा खुद सोच लो कि इसमें कितना कुछ आ जाएगा। पैट्रियट मिसाइल्स बनाने की क्षमता इनके पास ज्यादा है नहीं, कोई 700 मिसाइल्स पर एनम बनाने की थी। अभी इन्होंने किसी को दिया है कॉन्ट्रैक्ट, कोई 1000 मिसाइल बनाने का। इनकी रफली 1000 मिसाइल तक बना पाएंगे। प्राइवेट किसी कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पर वो सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कि पीछे से प्रोडक्शन लाइन जो पैट्रियट मिसाइल्स की है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत हेल्दी शेप में नहीं है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनकी कहानी कहाँ पहुंचती है। बट फिलहाल ये लग रहा है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए ये बात अभी टल रही है। दूसरी तरफ डर ये एक और है, असली डर महाशक्तियों की लड़ाई का है। वो क्या? देखो दोस्त, एक बात आप जान लो,
दुनिया का कोई भी ताकतवर जो देश होता है, वो डायरेक्ट लड़ाई अपने घर के पड़ोस में नहीं लड़ना चाहता है, और कम से कम अमेरिका तो कभी भी नहीं लड़ना चाहता है। तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि भाई लड़ाई लड़ो अपने बॉर्डर से जरा हटके दूर। ईरान से बढ़िया जगह क्या हो सकती है भाई? तो बोथ रशिया एंड ईरान दोनों के लिए मौका बढ़िया है कि रशिया और चाइना दोनों के लिए मौका बढ़िया ये है कि अमेरिका अगर ईरान में फंस रहा है तो बेटा फंस गया, यहां लपेट लो इसको, और ये खेल गुरु अमेरिका को फंसा देगा यहाँ पे। और फिर क्या होगा? फिर ये है कि ताइवान तो गया हाथ से, फिर अमेरिका ताइवान के लिए क्या करेगा? तुम खुद तो यहाँ फंसा पड़ा है, पीछे कैपेसिटी तो हमारी है नहीं अपना जो गोला बारूद पैदा करना है, तो गोला बारूद पैदा करने की कैपेसिटी नहीं है। एक लड़ाई में तुम फंस गए हो, निकलना मुश्किल है। दूसरी लड़ाई अगर ताइवान की चाइना से शुरू कर देता है, गया काम, क्योंकि उनके लिए फिर खड़ा कौन होगा? कौन है अमेरिका के अलावा जो ये कहने की भी बात सोच पाए कि हम चाइना से जाके लड़ेंगे? इस समय तो सारे वैसे चाइना के यहाँ लाइन लगाए खड़े हैं। आप समझ रहे ना, चाइना के यहाँ पर तो पूरा यूरोप इस समय लाइन लगाया खड़ा है, इंक्लूडिंग यूके जो यूरोप से बाहर निकल चुका है वो भी। मैं कहने को आपसे कह रहा हूँ कि ये इस खेल में अब अमेरिका आ गया पूरी तरह से, कहते हैं ना ऊंट आया पहाड़ के नीचे, तो ये आ गया है पहाड़ के नीचे, और समझ नहीं आ रही कि क्या करे क्या नहीं। हाँ, एक ट्रम्पियन तरीका हो सकता है। ट्रम्पियन तरीका क्या होता है? ट्रम्पियन तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि ट्रंप साहब हमेशा की तरह से कहें, देखो मैंने एक और लड़ाई रुकवा दी। ये हो सकता है कि ट्रंप साहब जो है इस बातचीत में जो अब थर्सडे से शुरू हो रही है जेनेवा में, ओमान की मध्यस्थता में, तो वहां पर यह हो सकता है कि अमेरिका ईरान के दिए हुए फार्मूले में थोड़ा बहुत दाया बाया करके जो भी उसको एक्सेप्ट करना हो कर करा के और यहां से जान बचा के निकले। जान बचा के निकलेगा तो फायदा क्या होगा? ईरान की नाक बच जाएगी और अमेरिका की भी नाक बच जाएगी, और ये मामला यहीं का यहीं सुलट के अलग हो जाएगा। देखिए, एक बात याद रखिए, दुनिया के इतिहास में एक बात हमेशा लिखी जाएगी, वो ये कि जेपीओए जो हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें से ईरान नहीं भागा था। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था उससे ईरान नहीं भागा था, अमेरिका भागा था। ट्रंप पहली बार आया था तब भागा था, दोबारा आया फिर भागा है। उस एग्रीमेंट से भाग ये रहा है, ईरान नहीं भाग रहा है। तो दुनिया के इतिहास में एक बात तो बड़ी अच्छी तरह से दर्ज है कि भाई मेरे ईरान अपनी बात पर कायम रहा है, डिप्लोमेटिकली, हर लीगली, हर जगह पर वो बिल्कुल सही है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप उसको कुछ बोल पाए। और जहां तक एक बात और कि आपने, अच्छा बदले में ईरान मांग क्या रहा है? ईरान ये कह रहा है कि भाई हम आपकी बातें मानते हैं, आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमारे कर्व करना है, मान लेते हैं, मिसाइल प्रोग्राम हमारे डिफेंस के लिए जरूरी है, नहीं छोड़ेंगे, मगर अगर हम अपने यहाँ समझौता करते हैं तो आपने हमारे जो सैंक्शन लगा रखे हैं वो तो हटाइए। हमें हमारे ऊपर सैंक्शन आपने काहे के लिए लगा रखे हैं? हमारे देश की या उनके देश में जो लोग हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है, उसकी देखरेख के लिए उनको जो कुछ भी करना है, अपनी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए जो कुछ करना है, वो हम क्यों ना करें? तो अब बात वहां आ रही है, तो क्या अमेरिका उन सैंक्शंस को हटाने की बात करेगा? वो कह रहे हैं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो आप हमारे जो हमारे एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, उन फ्रोजन एसेट्स में से कम 6-7 बिलियन रिलीज कीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी को आसान कर पाए अपने लोगों के लिए। दिस इज वेयर थिंग्स आर स्टक। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, मुझे कोई कारण समझ नहीं आता है कि अमेरिका क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर ये सिर्फ इजराइल के लिए किया जा रहा है तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल हमारा सबका दोस्त है, हमारे मुल्क का दोस्त है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी रैशनली, तार्किक रूप से, कि मित्र ये ठीक नहीं हो रहा है, किसी के लिए भी ठीक नहीं हो रहा है, न इस इलाके के लिए ठीक हो रहा है न कुछ और। अच्छा, हालांकि अपने को फायदे बड़े हैं, क्योंकि इस समय इजरायली मीडिया में एक सेक्शन ये भी बात कर रहा है कि जो मोदी जी आ रहे हैं इजराइल इजराइल में यही बातचीत चल रही है कि दरअसल मोदी जी जो आ रहे हैं उनके आने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये कि भैया ईरान में जो होना है, ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का लगाओ। इनके पास भी न्यूक्लियर बम है और इजराइल को जो ईरान के बाद किसी से खतरा है वो पाकिस्तान से ही है। वो इनको शक की निगाह से देखते हैं कि भाई इन कमीनों का कोई पता नहीं कब किससे पैसे मिल जाए, कहां पे क्या छोड़ दें। प्लस इसके अलावा जो ग्रेटर इजराइल की बात की जा रही है वो सपना कहीं से निकला नहीं है। 1995 से लेकर आज तक बेंजामिन नेतन्याहू बार बार इसकी बात कर चुके हैं और औपचारिक तौर पे इस समय नहीं की जा रही है, मगर ये बात उनके दिमाग में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये कि अभी जो अमेरिकन एम्बेसडर ने बात कही है, इजराइल के जो अमेरिकन एम्बेसडर है,
उन्होंने जो बात कही है, जैसा कि मैंने बताया आपको 2 दिन पहले जो व्लॉग मैंने आपसे किया था, पिछला वाला व्लॉग जो था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, वो कह रहे थे कि भाई अगर इज़राइल सारा मिडल ईस्ट भी ले ले, वी हैव नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भाई अब्राहम ने कहा है कि भाई ये सारी की सारी ज़मीन जो है ज्यूज़ की है, यानी कि हमारे इनके पास में एक रिलीजियस सैंक्शन मौजूद है, रिलीजियस सैंक्शन मौजूद है। जो ये अच्छा, और ना भूलिएगा एक बात को कि यहाँ तो अगर इस्लामी जो कंट्रीज हैं वो अपने इस्लाम को फॉलो करते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, शरीयत को फॉलो करने की बातें कर रहे हैं, तो भाई जो क्रिश्चियन जियोनिस्ट हैं वो क्यों नहीं कर सकते? द सेम लॉजिक जो आप पर लगता है वो लॉजिक तो उनके साथ भी लग सकता है। तो यहाँ वो सवाल आ रहा है कि क्या वाकई में ऐसे अगर दोनों तरफ के लॉजिक चलाए जाए तो लगा हो सकता है फिर तो। आई डोंट नो व्हिच वे थिंग्स आर गोइंग, बट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि पॉलिटिक्स इस तरह से बदल रही है दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स इस तरह से बदल रही है, आप लंबे टर्म में कुछ नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये जरूर कह सकते हैं कि तुरंत के तुरंत जो लड़ाई होने वाली थी ईरान से, लगता ये है कि उसमें कुछ पानी पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि किसी की नीयत ठीक हो गई है, बल्कि इसलिए कि समहाउ टैक्टिकली चीजें बिखर गई हैं अमेरिका के लिए, खास तौर पर। अच्छा, एक और चीज देखिए, मान लीजिए कि ऐसे में कोई लड़ाई छिड़ जाती है, कहीं कोई हमला कर देता है, तो फिर ये जरा कल्पना करिए, ज्यादा नहीं ईरान का जो नुकसान हो सो हो, लेकिन अगर कोई एक वॉरशिप डूब गया, एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया अमेरिका का, तो भाई साहब इस सुपर पावर की इज्जत क्या बचेगी दुनिया में, जरा आप सोच लीजिए। और कौन इस बात की टेंशन लेगा तुम्हारा एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ गया और कहाँ नहीं गया? आप समझ रहे हैं? सिचुएशन पॉइंट जो एक किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का है वो इन पर लागू होता है। जो R4 जो जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर वापस हुआ है, जो ग्रीस जा रहा है टॉयलेट की अपनी गड़बड़ हुई वजह से, आप ये देखिए उसके लिए भी जो वॉर गेमिंग की गई है अब तक अमेरिका में, चाइना में, दोनों जगह पर ये बात रिजल्ट आया है सामने कि उसको डुबोया जा सकता है। अब याद रहे कि R4 जो है USS गेराल्ड R4, ये जो जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, ये अत्याधुनिक माना जाता है, अब तक का कॉस्टलीस्ट माना जाता है, और अगर उसको डुबोने की बात हो रही है तो सेफ कौन है? तो तमाम अब तक वॉर गेमिंग हुई है दोनों तरफ से, खुद अमेरिका से और यहाँ दोनों ही वॉर गेम्स में ये सामने आया है कि चाइना इनको या इवन ईरान डुबो सकता है। तो ये खतरा पूरी तरह मौजूद है कि अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर डूबा तो बात ये नहीं है कि 4000 डेड बॉडीज आपको मिलेंगी, बल्कि आपको जो इज्जत का खामियाजा होगा, जो आपकी जो सुपर पावर वाली जो इमेज है उसका जो बेड़ा गर्क होगा, वो तो फिर आप हमेशा के लिए भूल जाइए। और मजे की बात क्या है, कोई कितना ही तुर्रम खान हो मेरे भाई, एक बात जान लीजिए, न्यूक शुक की बात छोड़ दीजिए, न्यूक कोई नहीं चलाने वाला। न्यूक का मामला अब इस दुनिया में चलाने की बात नहीं, कोई पागल कंट्री हो तो अलग बात है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ये चीजें इस तरह नहीं होने वाली, इस तरह नहीं चल सकती हैं। तो देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में इस हफ्ते के आखिर की तरफ को आप देखिएगा कि क्या होता है। कम से कम थर्सडे तक कोई अटैक नहीं होने जा रहा है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। कम से कम मेरी रीडिंग यही है कि थर्सडे तक आपसे हम लोग सेफ है, ये मतलब इलाका सेफ है, और देखा जाएगा कि थर्सडे के बाद में वहां पर जो बातचीत होती है इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ये आप मान लीजिए कि इसमें इजराइल तंग करने की कोशिश जरूर करेगा। इजराइल हमने ये बात कर रहा है, इजराइल अमेरिका को इस लड़ाई में झोंकना चाह रहा है ताकि किसी तरह से ये ईरान वाली टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो उसकी जान को। इसमें कितना सफल हो पाएगा कितना नहीं सफल हो पाएगा ये एक दूसरा किस्सा है, पर मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त राजी होगा। जो फॉर्मर इनके रिटायर्ड जनरल्स हैं वो सबके सब इस समय बाहर हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा अगर इस समय वो एक लंबी लड़ाई में ईरान के साथ कूदता है। तो ये आप मानिए कि अगर मैं जितना हम लोग ट्रंप को जानते हैं, जितना हम ट्रंप को देखते पढ़ते रहे सुनते रहे, तो लगता मुझे यही है कि वो कोई ना कोई बदमाशी करेगा, और हो सकता है एंड फॉर गुड ऑफ एवरीबडी, सबकी भलाई में होगा कि वो यहाँ जेनेवा की जो बातचीतें होने जा रही हैं उनमें वो राजी हो जाए, किसी भी बात पे राजी हो जाए, कुछ भी कह के राजी हो जाए। कोई दाएं बाएं कह दे मुझे नोबेल दो, कहीं वो फिर से रट लगा ले भैया मुझे एक और नोबेल पुरस्कार दो, या मुझे नोबेल पुरस्कार दो, गारंटी करो मैंने एक और लड़ाई रुकवा दी है, इतने सारे लोग मरने से बच गए हैं, न्यूक नहीं किया मैंने, देखो मैं कितना शांतिप्रिय आदमी हूँ। ये सारी बकवास करे वो भैया, खूब कर ले दो और पकड़ रहा नोबेल अगले साल का उसको। बाय द वे आपको रेटिंग्स में बता दूं, इस समय ट्रंप साहब की रेटिंग भी गिर रही है,
लगातार गिर रही हैं और विद एवरी पासिंग डे जो अमेरिकन पब्लिक का मूड है वो वॉर के अगेंस्ट हो रहा है। ये भी जान लीजिए, अमेरिकन पब्लिक में जो सर्वे आ रहे हैं, अमेरिकन पब्लिक के जो सर्वे आ रहे हैं, वो अब वॉर के अगेंस्ट आ रहे हैं। लोग वॉर के अगेंस्ट बोल रहे हैं, भाई हमको लड़ाई नहीं करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है बीच में। तो देखना ये है कि ये बातें अब निकल कर कहाँ जाती हैं। अच्छा, ये भी है, प्लस जो इकोनॉमी का दौर है सो अलग। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये बात अमेरिका के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान में ये कैपेसिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होता है दोस्तों, तो दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठने में जरा सी देर नहीं लगेगी। 15 दिन भी बंद हो गया तो कबाड़ा हो रह जाएगा। अमेरिका में जो तेल के प्राइसेस हैं वो सीधे 300 पे कूद रहे होंगे, 200-300 के बीच में कूद रहे होंगे। तो आप जरा देखिए कि वो फिर कौन सी इकोनॉमी इनका भट्टा लेके बैठाएगी। तो ये जो झंझट है, इसके इतने एस्पेक्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, मिलिट्री एस्पेक्ट, हर तरह से ये पिटने की तैयारी में बैठे हुए हैं अमेरिकन। मुझे करंटली जो अकल की बात लगती है उसमें कहीं कोई रीजन नहीं नजर आता कि अटैक करें, लेकिन पागलपन का भैया कोई इलाज नहीं होता। मैं और पागलपन का कोई फ्यूचर भी नहीं बता सकता। कोई भी पागल आदमी अगले पल में क्या कर देगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं हाँ क्या कुछ हो सकता है, रैशनली क्या हो सकता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पागलपन में आदमी क्या कर सकता है ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो पागलपन इज ऑलवेज पॉसिबल। तो मित्रों, ये वो बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे लगता है ये है कि इस समय पर लड़ाई टल चुकी है फिलहाल के लिए, कम से कम कुछ दिनों के लिए। मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है कि अमेरिका क्यों कर पाएगा इस लड़ाई को, और अगर करेगा तो इस पागलपन की उसको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। अमेरिका को उसको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी इसकी। और आप देखिए, अगर डर नहीं है, अगर डर ना होता अमेरिका को, ये भी सोचिए, अगर डर ना होता तो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन गल्फ में नहीं खड़ा होता, इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में होता और अमेरिका में फायरिंग हो रही होती। वो सब नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि ट्रंप भी कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढ रहा है निकलने का कि मैं कैसे इज्जत से ही नहीं, बल्कि चूंकि डील मेकर है, अपने आप को डील मेकर कहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुपीरियर रख के, अपने आप को हायर पोजीशन में रख के, दो मैं कितना महान, मैंने क्या तूफान ढा दिया, मैंने कैसे बढ़िया कलाकारी कर दी और मैंने सबकी जानें बचा ली। तो वो ऐसा कुछ करने का चांस देख सकता है एंड प्रोबेबली दैट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी कि भाई तूने जो अपनी हवाबाजी करनी कर ले, औकात तेरी हम सबके सब जानते हैं, पर फिलहाल लड़ाई ना हो। ये है वो जो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लड़ाई इस समय पर किसी के लिए भी अच्छी नहीं, किसी के लिए अच्छी नहीं। लॉन्ग रन में क्या होगा वो एक अलग मुद्दा है। जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं रीजन के लिए वो एक अलग मुद्दा है। पर मुझे लगता है कि उस सब में ईरान को कहीं पर एडजस्ट किया जा सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण दोस्तों ये है कि ईरान ने किसी से कोई दुश्मनी नहीं कर रखी है। ईरान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो अमेरिका के इंटरेस्ट को डायरेक्टली हर्ट करता हो। तो फिर ऐसे में ये समझ में नहीं आता है फिर लड़ाई काहेगी। और अगर सऊदी अरब और ईरान, जिनको की सैकड़ों सालों की लड़ाई थी, वो शांति से एक दूसरे के साथ अगर बैठ सकते हैं, उनके बीच में सुलह हो सकती है, तो अगर इस बातों को जोड़ कर देखा जाए कि ईरान और इजराइल की बात क्यों नहीं कराई जा सकती है, मुझे लगता है कराई जानी चाहिए, बात होनी चाहिए, इन चीजों को ठीक होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में पीस ही एक सोल्यूशन है। और बातचीत से ऐसा नहीं है कि ईरान, कम से कम जितने लोगों से मैंने डील किया ईरान के, मुझे ये रेडिकलिज्म उनमें कभी ऐसा नजर नहीं आया है, अनलेस कि यू फोर्स देम इनटू अ कॉर्नर। ये एक कोने में आप किसी को दबा देंगे तो भाई फिर तो कोई भी आदमी अपनी आत्मरक्षा में कुछ भी करेगा। तो ये वो फिलहाल चल रहा है खेल, मुझे लगता है उससे ज्यादा का खेल है। मित्रों, मैं आपकी बातें और ले लेता हूँ। चंदन भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। पृथ्वी यात्रा भी हमारे साथ में है। तो पृथ्वी यात्रा भाई, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। सर, ईरान तो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ही चीज है जिससे अमेरिकन सबसे ज्यादा डरते हैं। अमेरिकन तो क्या डरते होंगे, लेकिन इसराइल को जरूर डर लगता है इससे। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि मुझे लगता है ईरान ने कभी, देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो वो कोई बम बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये आईएईए कह रहा है, जो कि मॉनिटरिंग बॉडी है न्यूक्लियर बम्स के लिए या न्यूक्लियर हथियारों के लिए। उन्हीं की रिपोर्ट पे काम होते हैं। उन्होंने आज तक ये बात नहीं कही है कि ईरान कोई न्यूक्लियर बम बना रहा है। हाँ, ये हक किसी भी देश को क्यों नहीं होना चाहिए मित्रों कि कोई अपनी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की जो डील्स हैं या जो अपनी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की नीड्स हैं उनको पूरा कर पाए। भाई
आप खुद प्रोवाइड करेंगे नहीं उनको? अगर उसकी जरूरत है आप निगरानी कीजिए ना। आपको ये लगता है कि नहीं ये बम बना सकते हैं, तो ठीक है आप निगरानी कीजिए। भैया 4,000 बिठाने 6 बिठा लो, 8 बिठा लो, बट उनको जो उनकी नॉर्मल जरूरत है, सिविलियन जरूरत है, उसको तो पूरा होने दो। उसके लिए आप क्यों रोक लगा रहे हो? दैट इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। तो लेट अस सी व्हिच वे इट इज गोइंग। एक तो वो हुआ, और दूसरा उसके अलावा कोई मुझे बताए मिसाइल प्रोग्राम। भाई अगर ईरान और इसराइल के बीच में शांति हो जाए तो मिसाइलों की जरूरत भी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? अब बची बात मिडिल ईस्ट की। आप मुझे बताइए क्या कोई गारंटी दे सकता है इस बात की कि सऊदी अरब के ऊपर इसराइल हमला नहीं कर देगा? और अगर आज कर ही दे तो जिस तरह के हालात हैं अमेरिका के, तो अमेरिका चॉइस अगर उसको दोनों में करनी पड़े तो किसको चूज करेगा? और जिस तरह कतर के साथ अभी पिछले दिनों में सब कुछ हुआ है, यू नो, और जो अमेरिका का एटीट्यूड रहा है इसराइल की तरफ उस कतर वाले डील के बाद में, तो सऊदी अरब को भी डर लग रहा है। उनको लगता है कि भाई इनसे एग्रीमेंट या इनसे बात का या इनकी एश्योरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसराइल जो कर लेगा, ये कह देगा हमको तो पता ही नहीं लगा, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं, अरे मैं तो जानता ही नहीं। तो यू नो, और बाद में आप क्या कर लेंगे? जो नुकसान होना है सो हो गया। तो अपेरेंटली सऊदी अरब भी पीछे पीछे हट रहा है अमेरिका से। वो इस समय रशिया से भी कांटेक्ट कर रहा है, इस समय वो चाइना से भी कांटेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान से भी वो डिफेंस डील कर रहा है। बेसिकली हाथ पर मार रहा है, बेसिकली हाथ पर मार रहा है। और जो सऊदी अरब और यूएई के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, तो एक लीडरशिप की भी लड़ाई चल रही है वहां पर इस समय, लीडरशिप की भी लड़ाई चल रही है। पाकिस्तानियों का सही अलग है, ये तो अपना वो जेफ 17 ही बेचते रहते हैं। अब वो बांग्लादेश ने मना कर दिया है। आज हम बांग्लादेश की बात करेंगे भाई, अगले प्रोग्राम में ना बांग्लादेश की बात करेंगे। तो बांग्लादेश ने भी उनके जेफ 17 को मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया, कहानी खत्म। जो इनके पहले बिक गए कहीं 5 कहीं 10, तो वो कहानी खत्म, उतनी बात रुकी हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में थर्सडे के टाइम तक क्या होता है। थर्सडे की जो मुलाकात है, मैं थर्सडे कह रहा हूँ अमेरिकन टाइम से, हमारे यहाँ शायद फ्राइडे होगा उस दिन। जब वहां पे थर्सडे होगा, हमारे यहाँ फ्राइडे होगा। तो लेट्स से जुम्मे के दिन इस्लामिक दुनिया का सवाल है तो जुम्मे की रोज याद करते हैं। जुम्मे के रोज जो है ये पता लगेगा कि ये बातचीत कहाँ जा रही है हमको, और फिर ये पता लगेगा कि अब तब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे या अंदाजा लगा पाएंगे कि चीजें किस तरफ जा सकती हैं। आइए मैं आपके सवालों को भी लेता हूँ आगे। और तो ये रहा चंदन आपके ईरान वाली के न्यूक्लियर वाली बात। हाँ, मिसाइल पर वो समझौता नहीं करेगा, ये मैं आपको मानता हूँ। यहां तक मैं मानता हूँ कि मिसाइल पर वो समझौता बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो उसको पता है कि दोनों ही तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अगर आप के पास मिसाइलें नहीं है तो आप मारे गए, फिर इजराइल आपको छोड़ेगा नहीं वैसे भी। तो सर क्या ये पाक अफगानिस्तान का क्या बन रहा है चंदन भाई? इनका कुछ नहीं बनेगा, ऐसी लड़ाई चलेगी, कुछ नहीं बनेगा। फटेंगे पाकिस्तान में लोग, आने वाले दिनों में और फटेंगे, लगातार फटेंगे, बार बार लगातार फटेंगे फटेंगे। वो क्या कह रहे हैं भाई? देखिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, आपको मैं क्या बताऊं, मेरा कैमरा खराब हो गया है, वरना मैं ताकि जिसकी वजह से मैं लैपटॉप से प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूँ आपको, वरना मैं आपको वो दिखाता जो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है वहाँ पेरिस में, जर्मनी में, फ्रेंच रेडियो फ्रेंच टीवी को उसने दिया है, फ्रांस 24 को प्रोग्राम में, जहां उसने कहा है कि भाई हमें जब भी मौका मिलेगा अफगानिस्तान को हम ठोकेंगे। तो नीयत साफ है, उसके इमीडिएट 4 दिन बाद ये हमला हो गया। देखिए दुनिया देख रही है, पाकिस्तान ने कोई सबूत नहीं दिया है कि उन्होंने कहाँ हमला किया है। जिसको ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बता रहे हैं, उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का कोई सबूत उस इंटेलिजेंस को उन्होंने दुनिया के सामने नहीं रखा है, मीडिया के सामने नहीं रखा है, ना अपने मीडिया के आगे ना दुनिया के मीडिया के आगे। सो ये आईबीओ इनके क्या है, यू नो, आपकी इंटेलिजेंस अगर इतनी ही बढ़िया है, जो कि कमर सीमा साहब क्लेम करते रहते हैं, अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी ही बढ़िया है तो हुजूर वाला आप अपने खैबर में जो आपके लोगों पे हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में आपके शहर के शहर पे हमले हो जाते हैं, 14 शहरों में एक साथ हमले होते हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस? तो आप अपने घर के अंदर होने वाले हमले रोक नहीं पा रहे हैं। आप इधर अरे वो अफगानिस्तान से लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, तो फिर बॉर्डर में तुम्हारी मिलिट्री क्या कर रही है? आपका तो बॉर्डर बंद है, आपने तो बॉर्डर बंद कर रखा है अपना अफगानिस्तान से, तो फिर लोग कैसे आ जा रहे हैं भाई? क्योंकि आ तो पैदल ही रहे, हवाई जहाज तो आ नहीं रहा है आपका। सो there are serious questions that are being raised between ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और जो वीडियोस आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि वाकई में वहां पर बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं, सिविलियंस मरे हैं, बेसिकली सिविलियंस मरे हैं, कोई फौजी वहां नहीं मरा है। कहीं उन्होंने एक सबूत नहीं दिया है कि जिस जिस आतंकवादी का नाम ले रहे हैं वो आतंकवादी वहां मरे हैं,
कोई एक आतंकवादी का नाम नहीं दिया, और जो नाम दिया है उसका कोई सबूत नहीं है। नजम सेठी जैसे लोग, कमर चीमा जैसे लोग, एक एक सेम किस्म का जो, अरे वो ना ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं, ह्यूमन शील्ड, ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ कहने की बात है, इसकी कोई बात की हैसियत नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लिया आपकी इंटेलिजेंस कहती है कि वो लोग यहाँ कवर लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके घर के लोग तो निकल आए, बच्चे निकल आई हैं, बच्चों की लाशें आ गई, औरतों की लाशें आ गई, जरा बताओ तो सही वो बंदा कहाँ है जिसको तुमने मारा था, उसकी लाश कहाँ है? सो बेसिकली दुनिया भर ने ये देख लिया है, वहां से जो वीडियोज आ रहे हैं उन्होंने भी दिखा दिया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। बट दैट्स समथिंग पाकिस्तान हैज टू कंसीडर, पाकिस्तानीज हैव टू कंसीडर। खैबर के लोग इनके अगेंस्ट हुए पड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग इनके अगेंस्ट हुए पड़े हैं। हमले अब जो शुरू हो रहे हैं या जो शुरू होंगे, बहुत पॉसिबल है कि कराची में हो। कराची में अच्छी खासी पश्तूनों की तादाद है, तो वहां फटने फटाने का सिलसिला आप ये देखिएगा बहुत जल्दी शुरू होगा। न भूलिए कराची क्या है, कराची इनका फाइनेंशियल हब है। जो भी नन्नी मुन्नी छोटी मोटी टिंगू पिंगू इकोनॉमी इनकी बची है, उसका हब कराची है। मगर इनको उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये सिंध को मरवाते रहेंगे क्योंकि वहां पे बैठा है जरदारी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, जरदारी जैसे लोगों को या फौज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। असली फर्क आने वाला है, जो पिछले 2 दिन से नजर आ रहा है, कि वो गिन गिन कर, ताक ताक कर फौजियों को मार रहे हैं। अभी जो कल हुआ है, जो उन्होंने, और जो ये जो क्वाडकॉप्टर का जो इस्तेमाल हुआ है, उससे उनकी नानी मेरी पड़ी है कि भाई लोग उनको एग्जैक्टली देख रहे हैं कि क्वाडकॉप्टर से कि भाई इनकी ये एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस को बाकायदा टारगेट किया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, और जो इंजर्ड को ले जा रहे हैं सबको जिंदा जला दिया जाता है, जिंदा जला देते हैं। मित्रों एक बात बताओ, ये क्या कह रहे हैं? फितनाल खवारिज, ये कह रहे हैं ना, फितनाल खवारिज ये कर रहे हैं। खवारिज का मतलब पता है इनको? आई थिंक अफगान्स आर 100% राइट जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज द ब्रीडर ऑफ इन्फिडल्स। उनके लिहाज से जो इन्फिडल है वो जाने, मगर ये सच्चे मुसलमान नहीं है, ये बात अफगानों की सही है। और दूसरी बात ये कि क्यों ऐसा कोई काम नहीं करते, मैं आंखों देखे बता रहा हूँ आपको, मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानों को, देखा है मैंने खूब। इनको आप सब कुछ कह सकते हैं सिवाय मुसलमान होने के, ये सारे ऐसे काम करते हैं जो इस्लाम में मना है। और उस पर तुर्रा ये है कि हर बात को करने के पीछे जो 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 कहानी सुनाते हैं वो आपको इस्लाम की सुनाते हैं। ओह इस्लामिक मुल्क, हम इस्लामिक मुल्क हैं, हमारे पास ही तुर्रा सारा। मगर है क्या, वो अपने यहाँ पर इस समय पर अगर कोई इस तरह का फतवा निकाल देते हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट जिहाद करना हमारा मजहब है, हमारा धर्म है, तो भाई साहब इनका कुंडा होलेगा, संभाले नहीं संभलेगा इनसे कुछ। और कुछ उनके पास हो ना हो, देखिए एयरफोर्स नहीं है उनके पास, ये आप जानते हैं, एयर डिफेंस नहीं है उनके पास, ये भी आप जानते हैं, मगर उनके पास एक लंबी चौड़ी फौज सुसाइड बॉम्बर्स की जरूरत है। और आप सब कुछ कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग को रोक नहीं सकते, कौन कहां से आके कहां फट जाएगा कोई नहीं जानता। इस पर अब ये बात आ गई है कि क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है, तो इनकी लोकल पुलिस, इनके लोकल जो गैंग्स हैं, इनके लोकल जो फौजियों की मूवमेंट है, वो क्वाडकॉप्टर से बड़े आराम से देखी जा सकती है, ठीक है ना। अब निपटा लो, हर बात पे अपने F-16 चलाने चलाओ और देखो क्या तमाशा होता है। और ये इनको बहुत गहरी चोट पहुंचाएंगे, किसी भी कैंप पर कभी भी किसी क्वाडकॉप्टर से हमला हो सकता है, ठीक। क्वाडकॉप्टर बड़ी सस्ती सी चीज है, ठीक है ना। आपके अगर 16 चल रहे हैं उसके लिए तो करते रहो आपको जो करना है। और बियॉन्ड ए पॉइंट कोई भी आदमी ये नहीं कह पाएगा कि भाई अगर क्वाडकॉप्टर चल रहा है तो पहले तो ये देखो वो कहां से आ रहा है, अगर वो आपके इलाके में से आ रहा है तो आप अफगानिस्तान में कैसे अटैक कर रहे हो। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो एक न एक दिन उठ जाएंगे कि भाई आप अपने इलाके की निगरानी अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप करना क्या चाह रहे हैं। आप किसी पड़ोसी मुल्क को मार रहे हैं लेकिन ना कोई सबूत दे रहे हैं, ना अपने इलाके को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, कहने के लिए आप नंबर 1 एजेंसी हैं। सो ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं चंदन, जो इंडिया जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आने वाले दिनों कोई लड़ाई को तय करेंगे। ये लड़ाई जल्दी खत्म होने नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं खत्म होने जा रही है। और दूसरी बात ये कि जिस लेवल पर रेटोरिक चल रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, उससे ना अफगानिस्तानी इनसे बात कर पाएंगे, ना पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों से बात कर पाएंगे। सो गुड फॉर देम।
ओके। फिर आप कह रहे हैं चंदन कि सर रशिया चाइना दोनों मिलिट्री ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ वार हुआ तो फिर क्या ये यूक्रेन जैसा हो सकता है? ये यूक्रेन जैसा भी हो सकता है, ये गाजा जैसा भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसे में ये सोचना कि ईरान का क्या बनेगा, वो शायद सेकेंडरी है। असली बात ये है अमेरिका का क्या बनेगा, वो ज़्यादा बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका का मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए किसी भी 1 घंटे में इनके तमाम के तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको सैचुरेट किया जाता है, उनके एयर डिफेंस को सैचुरेट किया जाता है। अमेरिकन एयर डिफेंस इस समय पर सैचुरेटेड है, इन द सेंस कि बड़ा इजीली सैचुरेट किया जा सकता है, और ऐसे में फिर उसका बच पाना मुश्किल है। और अगर एक भी डूबा, आप ये जान लीजिए, एक भी डूबा तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के लिए अपनी नाक बचाना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया के लिए इस लड़ाई को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और अमेरिका को इस लड़ाई के लिए इसको एक्सटेंड करना जरूरी हो जाएगा। तो वो लड़ाई, इसीलिए जब ईरान ये कहता है कि अगर लड़ाई शुरू हुई तो वो सिर्फ इस इलाके में नहीं रहेगी, दे आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि देखिए, अगर इस हमलों का जो सोर्स है, जहां पर बैठ के हमले किए जा रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट है और वहां पर अमेरिकन बेसिस है, तो ईरान का पूरा हक बनता है कि अपने डिफेंस में वो उन अड्डों पर हमला, अमेरिका के उन अड्डों पर हमला करे, और वो कह रहा है कि हम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो मिसाइलें उन देशों में भी जा रही होंगी जहां पर इनके अड्डे बने हुए, ठीक है ना, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, सब जगह, ठीक। तो फिर जरा आप ये अंदाजा लगाइए कि उन देशों का अपना क्या रिएक्शन होगा। अच्छा, ये देश वो है जो ऑलरेडी अमेरिका को कह रहे हैं भाई हमारी जमीन, हमारा आसमान मत इस्तेमाल करो, डोंट यूज आवर एयर स्पेस टू अटैक ईरान। बट मजे की बात क्या है, इनमें से किसी एक में भी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, दम नहीं है कि वो ईरान कि वो अमेरिका को मना कर पाए प्रॉपरली, कि अगर अमेरिका जबरदस्ती कर रहा है इस्तेमाल तो आप उसको मना कर पाएंगे? क्यों? उनके जहाज तो खड़े हैं, जहाज खड़े तो क्या डिस्को करने के लिए थोड़ी खड़े हैं, जहाज खड़े तो इस्तेमाल भी होंगे। तो यू सी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो ये लड़ाई फैलते हुए जरा सी देर नहीं रही चंदन, और उस केस में ये चीजें कहीं भी इसका जो क्या कहते हैं एस्केलेटरी लैडर जो है, वो दरअसल किसी के कंट्रोल में नहीं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं। सो ओके, ओके ईरान, धनंजय भाई नमस्कार। और फिर चंदन सर, मुझे तो लगता है कि असली रीजन ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज है, वहां पर एनर्जी का भरमार है, रिजीम चेंज करके पपेट लाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें देखिए अमेरिका का फायदा तो यही है ना, अमेरिका का फायदा इस सारे खेल में यही है। और फिर एक और देखिए ना, अगर ये ईरान में रिजीम चेंज करते हैं और रिजीम चेंज करके तोड़ फोड़ कर देते हैं, यानी ईरान के कुछ इलाकों को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मुल्क तब्दील कर देते हैं, और एक बड़े इलाके पे मान लीजिए कि वो इसराइल को बिठा देते हैं, या इसराइल सपोर्टेड किसी को बिठा देते हैं, या अमेरिका सपोर्टेड किसी को बिठा देते हैं, तो उससे इनका जो इन्फ्लुएंस है उस इलाके में बढ़ जाएगा। और वो आप ये मान लीजिए कि किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए नहीं अच्छा होगा, कहना मुश्किल है। यू नो, ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन वहां पैदा हो जाएगी। Is Trump selling tacos in the Middle East? राकेश भाई नमस्कार। And Trump is selling tacos in the Middle East. सर, ये नोबेल पीस प्राइज का चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट मारा जा रहा है, बस एक पागल आदमी के बदौलत। हाँ यार, ये बात तो आपकी सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर्ष राम राम भाई। एंड देन आगे कह रहे हैं हर्ष भाई की सर कौन सा एआई यूज कर रहे हो, लग रहा है बैकग्राउंड। नहीं यार, मेरा घर है, क्या कर रहे हो हर्ष, कोई एआई नहीं यूज है, मेरा घर है। 10% जरदारी एग्जैक्टली फ्लैक्स। नूपुर हरदारी नमस्कार। सर क्या पीएम मोदी इजराइल और ईरान दोनों कंट्रीज में पैच अप नहीं करा सकते? सवाल यह है कि नियत का, नूपुर, सवाल यह है कि नियत का। मुझे लगता है कि शायद मैंने शायद आपको अक्सर जिक्र किया होगा आरिफ जमाल का। आरिफ जमाल भाई हमारे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, सॉरी पाकिस्तानी थे, आजकल अमेरिकी हो गए, वो अमेरिका चले गए बहुत साल पहले। तो जो बात वो 14-15 में कहा करते थे वो यही था कि एक दिन ईरान में जो कुछ भी फाइनली होएगा, जो फाइनल सेटलमेंट होगा ईरान का, उसमें इंडिया ही होगा जो जमीन पे वहां मौजूद होगा और चीजों को करवा रहा होगा। ये बात मुझे 2014-15 में कहा करते थे। मैं जब हालात के बारे में सोचता हूँ तो शायद मुझे उसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो आपकी बात में दम है नूपुर, मगर ये बात जमीनी हकीकत कब बनेगी ये मैं नहीं जानता हूँ। मगर लॉन्ग रन में शायद ये उस तरफ को एक हल जा रहा है।
ये एक हल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देन अगेन एसिमेट्रिक बॉम्ब, पाकिस्तान इज डूम्ड, पाकिस्तान इज डेफिनेटली डूम्ड फ्लेक्स, पाकिस्तान इज डेफिनेटली डूम्ड। एंड बाय द वे, उसके पीछे उनके अपने कारण है। एक बात सोचिए, एक 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 लैंग्वेज है आजकल, सॉरी एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, फतनल, क्या फतनल खवारिज, हाँ फतनल खवारिज। इनसे वो पूछे मित्रों, खवारिज कौन है? वो लोग जो अपने रिलीजन के बेसिस पर, उनकी जो भी समझ है अपने रिलीजन की, इस्लाम की, मैं अफगानियों की बात कर रहा हूँ, वो उस पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग हैं जो सारी जिंदगी इजराइल के खिलाफ जो है हमास को सपोर्ट करते रहे। आज आप उसी इजराइल के साथ में बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए हैं। तो दरअसल खवारिज कौन है? खवारिज के मायने निकालो और देखो कि खवारिज अफगान है या खवारिज पाकिस्तानी है। कौन पैसे के लिए अब तक बिका है, अफगान या पाकिस्तानी? ये भी एक सवाल है। तो मित्रों, सवाल बहुत सारे हैं, सवाल ये है कि इनके जवाब कहाँ है, और क्या कोई तैयार है ये सोचने के लिए? जब ये कहते हैं कमर चीमा कि नहीं नहीं, दुनिया में कौन है जो ये कहता है कि जो जो अफगानिस्तान को एक्सेप्टेंस देता है? अरे भाई, तुम्हारा बाप चाइना, अम्बेसडर के पेपर्स खुद शी जिनपिंग ने लिए अपने हाथ में। रशिया, चाइना और रशिया, एक की तुम गोद में बैठे हो, दूसरी गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हो, और दोनों ने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट किया हुआ। क्या बात कर रहे हो? तो ये कहना कि नहीं अफगानिस्तान को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया उनके अपने रीजन हो सकते हैं, हमारी अपनी भी डिमांड्स है उनसे, मगर दैट डजंट मीन कि आप लोगों से बात नहीं करते हैं। भाई, आपके यहाँ पे जब डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान में, तो क्या लोग डील नहीं कर रहे थे? जियाउल हक से नहीं डील कर रहे थे, मुशर्रफ से नहीं डील कर रहे थे, किससे नहीं कर रहे थे? अयूब खान से नहीं डील कर रहे थे, याहिया खान से नहीं डील कर रहे थे, किससे नहीं डील कर रहे थे? और तुम्हारी तो कोई डेमोक्रेसी आई ही नहीं उस तरह से। सो चंदन भाई, लगता है फोर्ड साहब ने लो फाइबर फूड खाया है। ये क्या है? अच्छा, ये फिर आप कह रहे हैं क्या कि सर ये इसराइल को गोल्डन हॉरिजन मिसाइल दे रहा है हमें, उसके बारे में? हाँ, आज पे बात करते हैं यार। वो मैं एक्चुअली सब्जेक्ट्स को ना मिक्सअप नहीं करना चाह रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में है। गोल्डन मिसाइल मैंने कल देखा है, उस पर बात करनी चाहिए, आज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, ऑलराइट, मेरे ख्याल से हो गए आपके कमेंट शायद खत्म। हाँ, हो गए। ऑलराइट, यस, ठीक है। नहीं, पाकिस्तान खवारिज है, फ्लेक्स करने भाई, वंडरफुल। मुत्तकी ने बोला था ड्यूरिंग इंडिया विजिट, दोनों एक दूसरे को खवारिज कर। हाँ, ये बात सही है, फ्लेक्स की दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन अगर तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये आप देखिए कि किसको खवारिज कहा जाएगा। अगर आप लॉजिकली रैशनली देखें तो दरअसल खवारिज कौन बनता है, जो बाय डेफिनेशन, अगर आप किताब पे डेफिनेशन पे जाएं और देखिए कि खवारिज को उसको कहा जाना चाहिए, पाकिस्तान जो है वो उस परिभाषा पे आपको ज्यादा पूरा उतरता हुआ नजर आएगा। चलिए, आगे हम करते हैं बात इस पे, और आगे दोस्तों आपसे कुछ देर बाद अगले प्रोग्राम में फिर बात करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आज मिसाइल वाली जो बात आपने की है दोस्त, ये जो गोल्डन हॉराइजन वाली, इस पर भी बात की जाए। वो मिसाइल हमको बेचना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद बेचने के अलावा हमारी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी कुछ कम नहीं है। अगर बेहतर हो गया हम उसको बनाने की बात करेंगे, भाई यहाँ बनाओ। और मुझे लगता है कि इसराइल मना नहीं करेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि उसके क्या कारण हैं, क्यों इसराइल बड़ी खुशी खुशी यहाँ पे प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहेगा, बट वो करवाना चाहिए अगर ऐसा पॉसिबल है। चलिए, बाय द वे, बात तो हमको SU-57 को लेकर भी करनी है, पर अगले प्रोग्राम में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ लवली डे।